तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनकी 6 विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। इनकी 6 विशेषताएं कौन सी थी आप सभी को पता होगा कि कल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था ना। कल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो 6 विशेषताओं में कौन कौन सी थी बताइए। हम लोगों ने कल वस्तुनिष्ठता डिस्कस कर लिया था और आपकी प्रामाणिकता या पुष्टिकरण हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। निश्चितता को हम लोगों ने कल बातें कर ली थी, निश्चितता क्या होती है। सामान्यीकरण के बारे में हम लोगों ने कल बात कर लिया था और क्रमबद्ध हम लोगों ने बात किया था और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, नियंत्रण पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इन 6 पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 7 नंबर पर डिस्कस करेंगे। 7 नंबर पे आपका क्या आता है, 7 नंबर पे आता है वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारूप। ठीक है, क्या आता है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारूप होता है आपका। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारूप होता है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन। साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन है, इससे रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जाने, आपको पता होगा कि कल हम लोगों ने कंट्रोल की बात करी थी। कंट्रोल में कैसे कंट्रोल की हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, दीपाली जी आप है केवल, बाकी और लोग आज नहीं है, कोई नहीं आया, चलो कोई नहीं। क्या पता क्लास में कभी ओके, भेज जाने दिया था दीजिए। आपने, पता नहीं। अब आते हैं तो ठीक है, नहीं आते कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अगर ऐसे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना। सिलेबस को कंप्लीट करना है तो हमें डेली करना पड़ेगा कंटिन्यू वे में। अब हम चलते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारूप जो है, साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ये हम कह सकते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिससे किसी समस्या का समाधान के लिए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। मतलब जो जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कौन सा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन में करना तो है, लेकिन उसके लिए कौन सा डिसीजन हम लें, ये काम करता है हमारा क्या, प्रारूप का काम ये होता है कि कौन सी प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करना है। प्रारूप का सीधा सा कार्य वही होता है। इसमें कहते हैं किसी अपेक्षित परिस्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। याद रखिए, इन्होंने कहा है कि किसी अपेक्षित परिस्थितियों को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। जैसे रिसर्च डिजाइन जो होता है या शोध अनुसंधान का जो प्रारूप होता है, जैसे को अनुसंधान अभिकल्प भी कहा जाता है, इसको वो छनाई का सोपान कहते हैं या परिकल्पना की प्रथम प्रतिपुष्टि का चरण कहते हैं। इन नामों से इनको जानते हैं। ठीक है, इनको किन नामों से जानते हैं, इनको तो प्रथम चरण मानते, छनाई का सोपान मानते हैं और हमारे हाइपोथेसिस की प्रथम जो है जांच जो है हमारी रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत ही की जाती है। ठीक है, और इसको जो है, इसके मुख्य रूप से इनकी समस्याओं के अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के अनुसंधान प्रारूपों का प्रयोग किया जाता है। कितने, 3 प्रकार के अनुसंधान प्रारूपों का प्रयोग किया जाता है। पहला कौन सा है, पहला होता है एकल समूह प्रारूप। क्या होता है, एकल समूह प्रारूप। ठीक है, क्या होता है एकल समूह प्रारूप, जिसको बोलते हैं सिंगल ग्रुप डिजाइन। क्या बोलते हैं, सिंगल ग्रुप डिजाइन होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा जो होता है आपका
टू ग्रुप, द्विसमूह डिजाइन, ये द्विसमूह डिजाइन। द्विसमूह प्रारूप, जिसको बोलते हैं टू ग्रुप डिजाइन। टू ग्रुप डिजाइन। नंबर 3 पर जो हम बात करेंगे, तो नंबर 3 पे होगा समूह अंतर्गत प्रारूप। ठीक है, समूह अंतर्गत प्रारूप। ठीक है, समूह अंतर्गत प्रारूप जो होता है इसको बोलते हैं विच इन ग्रुप। ठीक है, ये होता है जब हम इसके जो है, जब इसके स्टेप्स को जो हम पढ़ेंगे, रिसर्च के हर एक स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तब हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, विस्तार से हम लोग इसकी व्याख्या आपके साथ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि वैज्ञानिक अनुसंधान के जो प्रारूप होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रारूप की बात करें तो प्रारूप को हम लोग क्या कहते हैं, जब कभी कोई रिसर्चर रिसर्च करने जाता है, जब कभी कोई शोधकर्ता शोध करने जाता है, तो शोध करते समय वो सबसे पहले समस्या का चयन करता है। समस्या का चयन करने के बाद हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करता है। परिकल्पना का निर्माण करने के बाद वो अनुसंधान प्रारूप का निर्माण करता है, रिसर्च डिजाइन का निर्माण करता है। इसमें इसको ये पता चल जाता है प्रारूप में कि किसी भी समस्या को जो हम समाधान करने जा रहे हैं, कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो इन सब जब प्रक्रिया करते हैं तो इसी को छनाई का सोपान भी कहा गया है। अपने ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है कि जब कभी किसी समस्या को हल करने जाते हैं तो उसमें छनाई का सोपान किसे कहते हैं, तो अनुसंधान प्रारूप को छनाई का सोपान कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका अनुमान हमें वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रारूप में पता चल जाता है। मतलब ये केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की बात नहीं है, ये किसी भी चीज में आप इसको लागू करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि हम आगे सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पता चला हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने जो है हमारा बैलेंस बिगड़ गया, मतलब हमारी इकोनॉमी बिगड़ गई, तो तब भी हमारा रिसर्च नहीं पूरा होगा। ज्यादा समय लग गया तब भी हमारा रिसर्च पूरा नहीं हुआ, बोरियत सी महसूस होने लगी। तो ये हमें हर चीज के बारे में बताकर आश्वस्त करता है कि हाँ भाई आप सही दिशा में चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन इसमें अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन इसमें मुख्य रूप से कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, जैसे आप मान लो रिसर्च एंट्रेंस आपने निकाला, पीएचडी का एंट्रेंस हुआ, तो उसमें पूछा जाएगा कि डिजाइन के प्रकार बताइए। तो डिजाइन के प्रकार मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। एक सिंगल ग्रुप डिजाइन होता है, दूसरा टू ग्रुप डिजाइन होता है, तीसरा विथ इन ग्रुप डिजाइन होता है। इसके अतिरिक्त और इसके जो है इन्हीं तीनों के द्वारा ही और सब निर्माण किए गए हैं। मतलब सामान्य तौर पे जो एक टीचर जो होता है, जो एक प्रोफेसर होता है, जो असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं, जो आपके इंटरव्यू लेंगे, वो केवल आपसे यही 3 जानना चाहते हैं, लेकिन बच्चे इनके साथ जो है और भी चीजें बताना शुरू कर देते ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन बता देते हैं, पता नहीं बहुत सी चीजें, अलग अलग चीजें वो बता देते हैं। डिजाइन अगर उनसे पूछा गया रिसर्च डिजाइन क्या होता है, तो उन्होंने बताया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होता है, एक्शन रिसर्च डिजाइन होता है, तमाम तरीके के डिजाइन उन्होंने बता दिए। वो डिजाइन का प्रारूप नहीं है, वो डिजाइन इन तीनों से ही निर्मित किए हुए कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। तो इसको याद रखिएगा, जब कभी आपसे पूछा जाए तो इन तीनों के बारे में ही बताना। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा विस्तृत व्याख्या हम आगे आने वाले क्लास में हम लोग करेंगे। क्लियर है? इतना पॉइंट बताइए आप सभी। जी सर। सर एक बार वो साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन की आपने बताई थी कि संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है क्या? हाँ, लिखेंगे
कह रहे हैं, इसमें कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारूप जो है वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी समस्या समाधान के लिए डिसीजन को क्रियान्वित किया जाता है, मतलब डिसीजन को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जिसमें किसी समस्या समाधान के लिए निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है या किसी समस्या समाधान के लिए डिसीजन को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, निर्णय और क्रियान्वित जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो निर्णय को डिसीजन, क्रियान्वित को अप्लाई हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हो गया। उसके आगे लिखिएगा, किसी अपेक्षित परिस्थिति को, अपेक्षित मतलब जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, जिसको हम हाइपोथेसिस हमने बना लिया कि हाँ इस कंडीशन होगी, तो वही कह रहा किसी अपेक्षित परिस्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। पीत कुछ आपको समझ में आ रहा है, आप भी बोले। सर, किसी अपेक्षित परिस्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया। हाँ, पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। पीत कुछ जी आपको मेरी आवाज आ रही, बोले आप। हेलो सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलिए, आप बोले। सर, अपेक्षित परिस्थिति का यहाँ मतलब है जो कि हमने हाइपोथेसिस बनानी, मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन जो बनी हुई है उसको कंसिडर करने की। हाँ, हमने कंडीशन जैसे अब अपेक्षित परिस्थिति का मतलब तो हमने जिस एटमॉस्फेयर के लिए इस डिजाइन को तैयार किया है, क्योंकि डिजाइन भी अलग अलग वे में तैयार होते हैं। आपने सिंगल ग्रुप के लिए डिजाइन किया होगा, या आपने टू ग्रुप के लिए डिजाइन किया होगा, या आपने विथ इन ग्रुप के लिए डिजाइन किया होगा। सिंगल ग्रुप इजी होता है, टू ग्रुप थोड़ा सा और टफ होता है, लेकिन विथ इन ग्रुप में ज्यादा काम आपका हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 को हम लोग बोलते हैं क्या, नंबर 8 में जो है आपका पुनरावृत्ति होती है, रिप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन को पुनरावृत्ति बोलते हैं। सर, ये सिंगल ग्रुप, टू ग्रुप और विद इन ग्रुप डिजाइन, सर ये तीनों आप इलाबोरेट करके भी पढ़ाएंगे ना सर? हाँ पढ़ाएंगे, अभी जब पढ़ाएंगे ना रिसर्च डिजाइन जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे हम सबका सब। ठीक, वन वे ग्रुप क्या होता है, टू वे ग्रुप क्या होता है, ये सब बताएंगे आपको ना, पूरी की पूरी चीजें। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए। पुनरावृत्ति जिसको बोलते हैं या रेप्लिकेशन बोलते हैं, इसको इसके शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है। कि जब कभी कोई शोधकर्ता या अध्ययन करता अपने अध्ययन को बार बार दोहराता है, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब बार बार वो दोहराता है तथा प्राप्त परिणाम की सत्यता को प्रमाणित करता है। मतलब वो एक रिसर्चर ने कोई भी आपका कंक्लूजन निकाला, अब उस कंक्लूजन को सोचा कि क्या ये एक ही परिस्थिति में है कि नहीं है, और परिस्थितियों में भी चेक करें। तो वैज्ञानिक विधि का जो है प्रयोग, ये रेप्लिकेशन इसकी एक विशेषता होती है कि इसको आप चाहे जितनी बार भी प्रयोग कहीं पर करो उसका रिजल्ट सेम का सेम ही आता है। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा जो भी अध्ययन किए जाते हैं वह इतने ज्यादा शुद्ध और प्रमाणित होते हैं कि उनकी पुनरावृत्ति कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। मतलब उसको जो है यूज में कहीं पर भी कितनी बार भी आप लाओगे उसके रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट ही मिलेंगे। याद के एक्यूरेट का प्रयोग किया है या शुद्धता या प्रामाणिकता की बात करते हैं तो हमेशा सत्य रूप में ही वो चीजें मिलेंगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 8 हो गया। अब नंबर 9 की बात करेंगे। नंबर 9 में आपका आता है शुद्धता। क्या आता है?
ठीक है। नंबर 9 पे आपका आता है शुद्धता। ठीक, शुद्धता। शुद्धता को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसर्च में जो बोलते हैं उसको याद रखिएगा, प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक, प्रिसीजन की बात अगर हम करें तो प्रिसीजन जो है ये वैज्ञानिक विधि का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। क्या होता है, वैज्ञानिक विधि का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, जिसमें जेम्स ड्रेन ने इसकी परिभाषा को परिभाषित किया है। किसने, जेम्स ड्रेन ने इनकी परिभाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शुद्धता का अर्थ जो होता है वो अति उच्च शुद्धता और स्थिरता, मापन की शुद्धता, मतलब इसमें कहता है कि कंसिस्टेंसी, मतलब कहते हैं शुद्धता की बात करेंगे जहां पर स्थिरता आएगी। स्थिरता मतलब कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसली जिसमें आएगी आपकी ना, करेगा वही आपकी शुद्धता की बात वो करता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर मतलब इसमें आधुनिक युग में अगर वर्तमान समय हम देखें तो समाज विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञानों में मापन की शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई भी मापन की शुद्धता नहीं होगी तब तक उनके अध्ययनों का आधार जो है प्रमाणित नहीं होगा। इसलिए मापन की शुद्धता पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात इन्होंने कही है। तो पहला हम लोगों ने रेप्लिकेशन की बात करी है। रेप्लिकेशन क्या होता है, बार बार रिवीजन, बार बार उसको रिपीट करना होता है, बार बार रिपीट करने पर उसका रिजल्ट जो सेम आता है। फिर क्या जाता है शुद्धता, ये प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन की मेन कंडीशन क्या होती है, इसमें बार बार प्रयोग करते हैं। ठीक है, बार बार उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इसमें क्या आती, स्थिरता आती है। ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी देखी जाती है। तो शुद्धता में कभी भी अगर रिपीटेशन अगर आ जाए, मैचिंग करने को रिपीटेशन आएगा तो रिपीटेशन में रिप्लिकेशन आ जाएगा, और कंसिस्टेंसी में हमेशा आपका प्रिसीजन आपका आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है की पॉइंट के रूप में, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब चले नंबर 10 पर। नंबर 10 पे आता है पूर्वानुमान की क्षमता। पूर्वानुमान की क्षमता। ठीक है, पूर्वानुमान की क्षमता जो होती है इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रिडिक्शन। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है, पावर ऑफ प्रिडिक्शन की बात बोलते हैं। पावर ऑफ प्रिडिक्शन क्या होता है, इसमें कहते हैं कि पूर्वानुमान की क्षमता, या हम कह सकते हैं इसको भविष्यवाणी। क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं भविष्यवाणी। ठीक है, ये भविष्यवाणी होती है एक तरीके की, कि इसमें कहते हैं जब कभी आपसे आ जाएगा पूर्वानुमान की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, जब किसी के अंदर कोई काम होने वाला हो, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति आपको बता दे कि हाँ भाई आज के दिन आपके साथ ये कार्य होने, ये शुभ कार्य होने वाला है, तो आप क्या मानो, अरे बाबा आप तो अंतर्यामी हो। अंतर्यामी नहीं, उसके अंदर जो है भविष्यवाणी की योग्यता आ गई है। और भविष्यवाणी की योग्यता कब आती है, जब आपको हम दर्शन पढ़ाएंगे, दर्शन में जो हम इंडियन लॉजिक में पढ़ाएंगे तो उसमें प्रिडिक्शन की पावर आती है। कैसे, योगज से। योगज में क्या होता है, जो उसमें पूरा अनुमान, पूरी चीजों को बारे में, मतलब आगे क्या होने वाला है उसका अनुमान स्वयं हो जाता है। और ऐसा झूठ नहीं है, वास्तविक रूप में बहुत से लोगों को ऐसा होता है। ऐसा कब होता है, जब वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने ऑर्गन्स पे कंट्रोल पूरा कर लेते हैं, तब जाके कहीं ये पावर आपके पास, विल पावर आपके पास आती है कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये उसका केवल अनुमान 100% नहीं होता है। याद रखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर पूर्वानुमान कर लेते हैं, तो कमेंट आपने देखा होगा उसमें आता है कि भाई भारतीय क्रिकेट जब खेलने जाए तो उसमें पूर्वानुमान हो जाए पहले से ही, तो भाई हो जाए। या फिर कारगिल, या जो सैनिक जो होते हैं, सैनिकों को अगर पूर्वानुमान के द्वारा बता दिया जाए कि भाई आज आपकी
प्रॉब्लम आपको होने वाली है तो वो हट जाए। तो ऐसी जगह पर नहीं, बहुत ही कम जगह पर बहुत ही कम लोगों को ये योग्यता प्राप्त होती है ना, और सब चीजों के लिए वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं, संसार में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजों के, सब चीजों के लिए अलग अलग प्रिडिक्शन है। तो कुछ विशेष रूप से क्षमताएं होती हैं जो विशेष रूप से बातों को बता सकती हैं, लेकिन सभी चीजों को बताना उनके बस में भी नहीं होता है। अगर उनके बस में हो तो वो ईश्वर ना हो जाए, लेकिन ईश्वर को भी किसने देखा, ईश्वर भी नहीं हो सकते। कुल मिला के ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। शिक्षण केवल हम लोग का यूज होता है, और सबसे ज्यादा शिक्षण अगर पूरे विश्व में माने जाए, सबसे ज्यादा अगर शिक्षण की बात करें, छठी इंद्रियों की बात करें, ज्ञानेंद्रिया, टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां होती, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, लेकिन छठी ज्ञानेंद्रियां जो मतलब कई जगह पढ़ा है और सुना भी है कि स्त्रियों या महिलाओं के पास छठी इंद्रियां उनके पास ज्यादा प्रबल होती हैं। मतलब उनको समय से पहले पूर्वानुमान होने की संभावना ज्यादा होती है उनको। ठीक, प्रिडिक्शन की संभावना उनके अंदर ज्यादा होती है कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जो भी प्रिडिक्ट करते हैं बहुत जल्दी उनको उनकी चीजें सही साबित हो जाती हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? जी सर। बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो इस अवस्था में मतलब ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब आता है नंबर 10 के बाद नंबर 11। नंबर 11 पर आता है कार्य कारण संबंध। क्या आता है? कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात अगर हम करें तो ये तो बहुत इजी वे में है कि हमने बताया था। कॉज एंड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, रिसर्च में अगर हम बात करते हैं, तो आपका एक्सपोज फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव, कई ऐसे रिसर्च है जिसमें जो है कारण और कार्य की बात करते हैं। मतलब वैज्ञानिक विधि की यह एक सबसे प्रमुख विशेषता होती है जिसमें किसी भी समस्या का समाधान करने का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसमें कार्य कारण संबंध का अध्ययन करना परमावश्यक होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग आगे अपनी पूरी की पूरी कहानी को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, उनका कहना यह है कि प्रत्येक घटना के कार्य कारण संबंध होता है। मतलब एक कार्य विशेष रूप से किसी न किसी कारण की वजह से ही होता है। मतलब कोई भी हम काम करने जाते हैं तो उस काम करने का एक विशेष पर्पज होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, इसीलिए उसका हम प्रयोग करते हैं। तो कार्य कारण संबंध आपका सबसे प्रभावकारी है। अब बताइए, भारतीय दर्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो भारतीय दर्शन में कार्य कारण संबंध में अगर हम कहें कि सांख्य दर्शन में कार्य कारण संबंध को क्या कहा गया है, बौद्ध दर्शन में कार्य कारण संबंध को क्या कहा गया है, वेदांत दर्शन में कार्य कारण संबंध को क्या कहा गया है, आप लोग बताओ। क्या नाम है उन्होंने, पीत पुष्प जी, आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताएं कि कार्य कारण संबंध की बात जो है सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है, ठीक है, और बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, और वेदांत दर्शन में क्या कहा गया है। ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। बोले आप। हेलो, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, आ रहा है उनका? सर बहुत दर्शन का तो याद आ रहा है, प्रत्यक्ष समुच्चयपाद है। देखिए, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद पढ़ा होगा। उत्पत्ति हाँ के सर, पढ़ा है। पूर्व ही कार्य में कारण छिपा होता है। वेदांत दर्शन में विवर्तवाद पढ़ा होगा आपने।
ना, हाँ। विवर्तवाद पढ़ा होगा, तो वो होता है आपका बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऐसे सभी धर्मों, सभी जो है दर्शनों में कारण कार्य संबंध को जरूर बताया गया है। ठीक है, तो ये था आपका, उसमें से भी आपको जोड़ते क्या करोगे, आप जोड़ते रहोगे तो आपको चीजें आसानी से याद होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि हम रिसर्च पढ़ रहे हैं तो और कोई टॉपिक की बात नहीं करेंगे, हम लोग उससे भी कोरिलेट करके चलते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो इतना हो गया, ये हो गया आपका। तो ये आपके हो गए। अब आज जो है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के सोपान को हम कौन सा माने, ये बड़ा चैलेंज होता है। तो अब आप क्या करिए, कॉम्परेटिव वे में अपनी कॉपी में लिखिएगा कि हम 3 आपको स्टेप बताएंगे, 3 प्रकार के स्टेप बताएंगे, और वो तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कोई एक ही पूछा जाता है। आप कहो कि नहीं सर जनरल वे में कौन सा है, बताएंगे वो भी कि जनरल वे में कौन सा माना जाता है जो सभी पर लागू होता है, लेकिन कुछ विशेष हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे वैज्ञानिक विधि के सोपान। क्या बात करेंगे, वैज्ञानिक विधि के सोपान। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के सोपान जिसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। अब तीनों को ही हम एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं बोर्ड में, देखते हैं तीनों का अगर एक साथ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वैज्ञानिक विधि के सोपान की बात कर रहे हैं, स्टेप की बात कर रहे हैं। आपसे स्वतः पूछा जाएगा कि सोपान क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि विधि क्या होती है, सोपान क्या होता है, स्टेप क्या होते हैं, इसके चरण क्या होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सोपान या ये चीजें ऐसी होती हैं, जब किसी कार्य को करने जाते हैं तो कार्य करने से पहले उसकी एक जो है व्यवस्थित क्रम बनाते हैं, तो व्यवस्थित क्रम को ही जो है सोपान कहा गया है। और सबसे पहले हम किसके, लुनबर्ग के अनुसार हम देखेंगे, किसके, लुनबर्ग के अनुसार, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि लुनबर्ग के अनुसार जो है साइंटिफिक मेथड का स्टेप क्या होता है, लुनबर्ग के अनुसार जो है इसके स्टेप्स क्या होंगे उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जनरलाइजेशन, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, ये 4 पॉइंट, ये तो है किसके, लुनबर्ग के अनुसार ये आपका है। ठीक है, अब इसके बाद युंग के अनुसार ने, युंग ने भी 4 पद बताए हैं आपने, किसने, युंग ने भी 4 पद बताए हैं। ला, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको समझते इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जब तक डिफरेंस अगर हम समझ लेंगे तो एग्जाम में हमारे गलत होने की संभावना गलत कम हो जाएगी। सबसे पहले ये याद रखिए, यहाँ पे कार्यकारी परिकल्पना लेते हैं और यहाँ पे ये क्या लेते हैं, दोनों ही कार्यकारी परिकल्पना ले रहे हैं। मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में वर्किंग हाइपोथेसिस ले रहे हैं पहली बार। दूसरे पॉइंट पे तथ्यों का निरीक्षण तथा लेखन कर रहे हैं, इसमें भी तथ्यों का निरीक्षण तथा लेखन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने, युंग ने एक और बढ़ा दिया, कलेक्शन बढ़ा दिया। युंग ने क्या किया है, कलेक्शन आपका बढ़ा दिया है। फिर तीसरे में क्या है कि संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और संगठन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इसमें भी कर रहे हैं और संगठन इसमें बना रहे हैं। जबकि इसमें लिखित तथ्यों का श्रेणी, मतलब यहाँ पे सीरीज बनाएंगे, यहाँ पे संगठन बना रहे हैं। याद रखिए, लुनबर्ग ने संगठन की बात करी है, युंग ने श्रेणी की बात करी है। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, इन्होंने सीरीज की बात करी है। ठीक है, तथा यह अनुक्रमों में वर्गीकरण, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, लिखित तथ्यों का जो है इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड डाटा इनटू सीरीज और सीक्वेंस।
सर आपकी वॉइस टूट टूट के आ रही है सर, अच्छा, समझ ही रुक नहीं के आ आ रहा। रही है, चलिए अभी आ जाए सही। फिर इसके बाद जो हाँ चौथा सर। है, कह रहा है सामान्यीकरण, मतलब जनरलाइजेशन की बात कर रहा है, जबकि इसमें क्या कहता है, सामान्यीकरण तो कह रहा है वैज्ञानिक सामान्यीकरण होना चाहिए और साथ ही साथ नियमों का भी प्रतिपादन, नए नियमों का भी प्रतिपादन होना चाहिए आपका। इतना क्लियर है यहाँ पर, बताइए ये पॉइंट। सर क्लियर है, लेकिन सर वॉइस नहीं आ रही है साहब। अच्छा अच्छा, अब आ रही सही, बताइए। हेलो, हाँ सर। ओके, यहाँ तक क्लियर हेलो। हो गया। जी सर। चलो, क्लियर है यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने आज जो है इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और इनके स्टेप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब जो नई क्लास होगी, नई क्लास में हम लोग इसके इन दोनों का जनरल वे में जो स्टेप होता है उसको हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो और भी जो है इन दोनों का जो मिला जो रूप होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे, चयन में कौन कौन से स्टेप आएंगे उसको देखेंगे, फिर शोध की फिर परिकल्पना आती है, परिकल्पना में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स हम लोग के बनते हैं ना, और हाइपोथेसिस से पहले हम लोग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। सही है, बात है कि नहीं बात है इसमें, बताइए। जी सर, सर वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए सर आधी की बात समझ में नहीं आ रही अच्छा है। अच्छा, चलिए ठीक है, तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और हम फिर मिलेंगे नए क्लास में, जो है इसके जो जनरल वे में जो इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ठीक मिलेंगे, है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।